एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं JKPSC का जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था उसी का हम पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के पेपर में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 32। जो लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेरी आई थी कि मैडम क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो येस, दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। एंडोजेनिक फोर्सेस जो है दैट इज रिलेटेड टू सिस्मिक एक्टिविटी, दिस इज करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग term indicate the rate of storage of biomass in photosynthesis autotroph that exceed the respiratory use by plant during a given period। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ऑप्शन में दे रखा है GPP। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द टोटल रेट एट विच एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो भी लाइट हमारी सन से आ रही है, ठीक है, इट इज़ द टोटल रेट एट विच एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट। तो जितनी लाइट जो आ रही है ये प्लांट क्या कर ले, इसको जितनी लाइट को ये कैप्चर कर रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस जितनी लाइट को ये कैप्चर कर रहा है दैट इज़ दी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कितना जो है लाइट को उसने यूटिलाइज किया। देन आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ एनर्जी यूज बाय प्लांट फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी सन से आई, ठीक है, उसने प्लांट ने उसको ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैप्चर कर लिया, उसको हमने क्या कह दिया? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह दिया। जो लाइट आई जो प्लांट ने कैप्चर कर लिया और ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस उसको हमने बोला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान जो है जब पार्ट ऑफ एनर्जी जो है उसमें से कुछ जो है वो प्लांट अपनी जब वो खाना बना रहे हैं कुछ एनर्जी जो है उसमें यूटिलाइज कर ली एक दूसरे तक, जो प्लांट में टिश्यूज़ हैं या जो आपके वस्कुलस प्लांट हैं जैसे, तो वो उनमें क्या हो रहा है कि कुछ एक्टिविटी जो है जाइलम फ्लोएम अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, खाना एक ऊपर नीचे जब पहुंचा रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, दैट इज़ दी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज द पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज बाय द प्लांट फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब हम निकालते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। जितनी एनर्जी आई ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट ने जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करी उसमें से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो जितनी एनर्जी लग गई उसका जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट एट विच बायोमास एक्यूमुलेट इन प्लांट आफ्टर अकाउंटेड फॉर रेस्पिरेशन। जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में जितनी एनर्जी यूज़ हो गई उसको हटाकर जो बाकी जो एनर्जी बच गई दैट इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो इट इज़ द रेट एट विच बायोमास और एनर्जी एक्यूमुलेट इन प्लांट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर रेस्पिरेशन लॉस। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी जो है आपका ये प्रिपेयर हो गया है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। बता सकते हो अगर कोई इन जनरल पूछेगा तो, ठीक है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इट इज़ द रेट एट विच एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज रेस्पिरेशन? द पार्ट ऑफ एनर्जी यूज बाय प्लांट फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज हो गया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। तो रेट एट विच एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस माइनस, ठीक है, माइनस द पार्ट ऑफ एनर्जी यूज बाय द प्लांट फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, तो जो एक्यूमुलेट हो गया, जो बायोमास एक्यूमुलेट हो गया इन द प्लांट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर रेस्पिरेशन लॉस, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? दिस रिप्रेजेंट द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट रिप्रेजेंट द एनर्जी अवेलेबल टू कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम। तो ये जो एनर्जी है ये अवेलेबल होती है किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। तो जितनी प्रोडक्टिविटी जो यूज़ होनी थी, जो एनर्जी, वो हो गई। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? अगर एक ट्रॉपिक लेवल है दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब जाएगा तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये दूसरे लेवल पे जब जाएगा
वो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कंज्यूमर जो है इन दी इकोसिस्टम क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टैंडिंग क्रॉप की। स्टैंडिंग क्रॉप की जब बात होती है तो क्या होता है, इट इज़ द टोटल बायोमास विच प्रेजेंट एट अ गिवन टाइम, इट इज़ द टोटल मास विच इज़ प्रेजेंट इन अ गिवन टाइम, ठीक है। टोटल मास को हमने क्या बोला, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट क्या हुआ, it is the amount of nutrient present in an ecosystem at a given time, it is the amount of nutrient। standing state क्या है, it is the amount of nutrient present in ecosystem at a given time, ठीक है। तो स्टॉक में जो प्रेजेंट है आपका दैट इज द स्टैंडिंग स्टेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ मास, रेट ऑफ स्टोरेज, तो स्टोर एनर्जी होगी वो क्या, स्टोरेज ऑफ बायोमास इन फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप दैट एक्सीड द रेस्पिरेशन यूज बाय द प्लांट ड्यूरिंग द पीरियड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेशन लॉस की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिकेट द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ बायोमास, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ बायोमास की बात कर रहे हैं इन फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप दैट एक्सीड द रेस्पिरेशन यूज बाय द प्लांट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ऑथर्स दे रखे हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन से ऑथर ने क्या क्या स्टडी किया है। अर्नेस्ट हैकेल की बात होती है, बेसिक है, सबको पता होगा, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या दिया था आपका, अर्नेस्ट हैकेल ने कोसाइंसेस के बारे में, इकोलॉजी के बारे में बताया था, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने किसके बारे में बताया था, इकोलॉजी के बारे में। देन एजे टेंसली ने क्या दिया था आपको, एजे टेंसली ने टर्म दी थी इकोसिस्टम, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपको दो भी पता है तो आप ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे, दो पता होते ही आपको, और ये बहुत ही बेसिक है, पता होने भी चाहिए, और मैंने डिस्कस भी किए हुए हैं ये, जब मैंने अपना थ्योरी लेक्चर्स कराए थे तो मैंने बात कर रखी है। तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या टर्म दिया, इकोलॉजी का, एजे टेंसले ने दिया इकोसिस्टम का, फ्रेडरिक क्लेमेंट ने क्या दिया, क्लेमेंट ने क्या दिया, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दी थी, क्लेमेंट ने, ठीक है। और मोबिस ने क्या, कार्ल मोबिस ने क्या दिया था, को इनोसिस, ठीक है। को इनोसिस जो है वो किसने दिया था, कार्ल मोबिस ने। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैक्टोरीन इकोसिस्टम। लैक, ठीक है, लैक मतलब कि लेक, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, लेक, लेक से रिलेटेड। तो लेक से रिलेटेड जब बात हो रही है तो दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, लैकोस्ट्रीन इकोसिस्टम, मतलब लैकस मतलब लेक, ठीक है, लेक इकोसिस्टम, ठीक है। लेक इकोसिस्टम की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये बोलते कि लोटिक इकोसिस्टम की बात होती तो रिवर की बात होती, ठीक है, स्ट्रीम्स की बात होती। स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग भी क्या है आपका, लोटिक इकोसिस्टम है। क्लियर है, ठीक है। लेंटिक की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लेंटिक की बात होगी तो लेंटिक क्या होता है आपका, लेंटिक क्या होता है, स्टैंडिंग होगा, स्टेगनेंट होगा, तो दैट इज द लेक एंड पॉन्ड्स, ठीक है। तो कितने इकोसिस्टम होंगे, अगर लैकस की बात करेंगे कभी भी तो दे आर टॉकिंग अबाउट द लैकस मतलब लेक। लोटिक की बात होगी तो रिवर और स्ट्रीम्स, ठीक है, और स्प्रिंग, रिवर और स्ट्रीम्स। लेंटिक की अगर बात होगी तो लेक एंड पॉन्ड। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर इकोलॉजिकल पिरामिड। Ecological pyramid of energy can never be inverted. In an ecosystem, pyramid of number overemphasize large organism.
In an ecosystem pyramid of biomass, pyramid overemphasize small organism. Option second and third are true, only one is true, one second and third are true and none of the above. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड, दैट इज करेक्ट. तो ओनली वन इज ट्रू फॉर दैट क्वेश्चन, बिकॉज इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है, मैं बता चुकी हूँ. दैट इज ऑलवेज अपराइट एंड नेवर इन्वर्टेड. ठीक है, ड्यू टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से एनर्जी पिरामिड कभी भी जो है आपका वो इन्वर्टेड नहीं हो सकता. दैट इज ऑलवेज अपराइट. ओके, बिकॉज एनर्जी डिक्रीज एज इट फ्लो थ्रू ट्रॉफिक लेवल. जैसे जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक पे जाता है तो एनर्जी क्या होती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है. एनर्जी क्या होती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है. सपोज दैट अगर आपका प्रोड्यूसर लेवल पे अगर 100 है तो उससे अब अपर लेवल पे जाएगा तो 10 हो जाएगा, उससे अबव जाएगा तो 1 हो जाएगा. तो ऐसे क्या होता है, आपका एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. देन अगर नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की, इन एन इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर ओवर एम्फसाइज द लार्ज ऑर्गेनिज्म. दैट इज फॉल्स, बिकॉज पिरामिड ऑफ नंबर एक्चुअली ओवर एम्फसाइज द स्मॉल ऑर्गेनिज्म. जो पिरामिड ऑफ नंबर है दैट एक्चुअली over emphasizes the small organism because it simply account the individual. So tiny organism जैसे कि इंसेक्ट हैं या फाइटोप्लैंक्टन है, they appear huge numerically. ठीक है, जो आपके जो इंसेक्ट हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये क्या है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. इनके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स हमें देखने को मिलते हैं. इंसेक्ट है, बहुत सारी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगी. फाइटोप्लैंक्टन है, बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ देखने को मिलेगी. तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो ओवर एम्फसाइजेज द स्मॉल ऑर्गेनिज्म. तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पिरामिड ऑफ नंबर ओवर एम्फसाइज द लार्ज ऑर्गेनिज्म. नो, दे आर ओवर एम्फसाइज द स्मॉल ऑर्गेनिज्म. क्या, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, देन थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, इन एन इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास ओवर एम्फोसाइज द स्मॉल ऑर्गेनिज्म. तो क्या पिरामिड ऑफ बायोमास में भी हमारा स्मॉल ऑर्गेनिज्म ओवर एम्फोसाइज होते हैं. पिरामिड ऑफ बायोमास में हमेशा याद रखना आपके लार्ज ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ओवर एम्फोसाइज होते हैं. मीन्स दैट कि बायोमास कंसिडर द मास. बायोमास क्या कंसिडर करता है, मास को कंसिडर करता है. तो लार्ज ऑर्गेनिज्म हैव मोर मास. तो जितने बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका मास देखने को मिलेगा. तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है दे आर नॉट ओवर एम्फोसाइज. तो यहाँ पे कौन ओवर एम्फोसाइज है, लार्ज ऑर्गेनिज्म ओवर एम्फोसाइज है. क्लियर है, क्या है यहाँ पे, लार्ज ऑर्गेनिज्म जो है आपके ओवर एम्फोसाइज है. इस चीज़ से आप याद रख सकते हो, बायोमास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा, जिसका ज़्यादा मास होगा वो उतना ज़्यादा ओवर एम्फसाइज होगा. ठीक है, तो लार्ज ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा मास होता है तो वो क्या होंगे, आपके ज़्यादा ओवर एम्फसाइज होंगे. क्लियर है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज इज बेनिफिशियल फॉर बोथ बट नॉन ऑब्लिगेटरी. प्रोटोकॉर्पोरेशन, म्यूचुअलिज्म, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड कॉमनसेलिज्म. तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा प्रोटोकॉर्पोरेशन. इन्होंने पूछा था टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज आर बेनिफिशियल. दो स्पीशीज को बेनिफिट हो रहे हैं बट दे आर नॉन ऑब्लिगेटरी. क्या है, बट दे आर नॉन ऑब्लिगेटरी. ऑप्शंस में अगर देखें हम, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पीशीज जो हैं वो बेनिफिटेड होती हैं म्यूचुअलिज्म में, बट दे आर ऑब्लिगेटरी. प्रोटोकॉर्पोरेशन में क्या होगा, दे आर बेनिफिटेड, बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड बट दे आर नॉन ऑब्लिगेटरी. ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, म्यूचुअलिज्म में आपका लाइकेन होता है, एल्गे प्लस फंगी. प्रोटोकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आपका टिक्स हैं, बर्ड्स ईटिंग द टिक्स फ्रॉम कैटल. ठीक है, क्लाउन फिश हैं, क्लाउन फिश एंड सी एनेमोन. ठीक है, तो सी एनेमोन या क्लाउन फिश है या फिर बर्ड ईटिंग द टिक्स फ्रॉम कैटल. तो ये क्या है, आपकी प्रोटोकॉर्पोरेशन. क्योंकि कैटल को तो फ़ायदा हो रहा है कि बर्ड क्या कर रही है, वो टिक्स को खा रही हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑब्लिगेटरी है. वो खाए ना खाए उसको कैटल को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो बिल्कुल उसी पे, जो बर्ड है वो टोटली कैटल पे ही डिपेंडेंट है. दैट इज़ नॉट करेक्ट. बर्ड को कोई और इंसेक्ट भी मिल सकता है खाने के लिए.
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कैटल के पास अगर टिक्स अवेलेबल नहीं है तो बर्ड का पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। दे आर नॉन ऑब्लिगेटरी, सो इट्स मीन दैट दे आर नॉन ऑब्लिगेटरी कि दे कैन सर्वाइव सेपरेटली ऑल्सो। क्लियर है? तो प्रोटोकॉर्पोरेशन समझ आ गया। नॉन ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? देन इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करते हैं तो विद इन दिस सेम स्पीशीज जब कॉम्पिटिशन होता है, इंट्रा, दे आर टॉकिंग अबाउट इंट्रा, तो विद इन दी सेम स्पीशीज़ अगर आपका कंपटीशन देखने को मिल रहा है तो दोनों जो है इसमें क्या हो रहे हैं, आपके हार्म हो रहे हैं इन टर्म ऑफ फिटनेस। तो दोनों को नुकसान यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं इंटर स्पेसिफिक स्पीशीज़ में कंपटीशन की बात होगी तो दोनों को नुकसान होगा। ठीक है। कॉमेंसलिज्म की बात होती है तो कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है और एक को कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक को फ़ायदा होता है, एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बैरकल ऑन व्हील, तो ब्रैंकल्स ऑन व्हील्स। क्लियर है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले तो करेक्ट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 36 का? ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू द मैक्सिमम, ये सब मैंने बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस कर रखा है, बहुत अच्छे से इन्वायरमेंटल इकोलॉजी मैंने कवर करा रखा है। अगर आप 1% भी सीरियस होकर अगर आपने वो लेक्चर सीरीज जो है वो प्रॉपरली देखी तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू द मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। जे शेप पॉपुलेशन ग्रोथ का वो पॉपुलेशन इन द एब्सेंस ऑफ एंड इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, ग्रोथ रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, बायोटिक पोटेंशियल, कैरिंग कैपेसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बायोटिक पोटेंशियल। वाई बायोटिक पोटेंशियल? बिकॉज द ग्रोथ रिप्रोडक्टिव रेट जो होता है वो आपका क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कंसिडरिंग द रिप्रोडक्शन ओनली। ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव रेट में क्या है, हम क्या कंसिडर करते हैं? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कंसिडरिंग दी रिप्रोडक्टिव ओनली। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ठीक है। नेट रिप्रोडक्टिव रेट में क्या होता है आपका? एवरेज नंबर ऑफ डॉटर प्रोड्यूस बाय द फीमेल ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, कि कितनी नंबर ऑफ डॉटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है कोई फीमेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, दैट इज द नेट रिप्रोडक्टिव रेट। बायोटिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो बायोटिक पोटेंशियल में क्या होता है? मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट, मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन अंडर द आइडल इन्वायरमेंटल कंडीशन, नो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है हमें बायोटिक पोटेंशियल में देखने को नहीं मिलता है। मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जब आइडल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरियाज हैं, थोड़ा सा आइडल कंडीशन अगर प्रोवाइड कराते हैं तो उनका ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फंगी है ऐसे ही ग्रो होता है, आपका ईस्ट है ऐसे ही कंटिन्यूसली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो बायोटिक पोटेंशियल is the maximum per capita growth rate of a population under the ideal environmental condition. There are no environmental resistance. ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गया आपका? मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एनवायरमेंटल कैन सस्टेन इनडेफिनेटली। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर कैपिटा ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल। तो कंटिन्यूसली जो ग्रोथ होता है, जे शेप ग्रोथ जो है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, हमें बायोटिक पोटेंशियल में जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। अंडर द आइडल कंडीशन विदाउट एनी रेजिस्टेंस जो है हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is incorrect? Ecotone is the zone of transition between two or more diverse communities. Realized niche is characterized by biotic constraint. Keystone species are the one that occupy a similar niche in different geographical location. Beta diversity refer to an equal biological diversity between habitats. तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो है, देखो आप देख ही पा रहे, इकोटोन क्या होता है? इट इज़ अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द टू और मोर डाइवर्स कम्युनिटी। ठीक है, दैट इज इकोटोन। ओके, ये करेक्ट है आपका। रिलाइज निश इज करेक्टराइज बाय बायोटिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, रिलाइज निश क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल निश एक्चुअली ऑक्यूपाइड ड्यू टू बायोटिक कंस्ट्रेंट। मतलब कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन और ये सब चीज़ें जब हो रही हैं, फंडामेंटल निश में एक छोटा सा पार्ट है दैट इज़ दी
रियलाइज्ड इन, जहाँ पर कॉम्पिटिशन प्रेडेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी देखो आपकी 3 तरीके की डाइवर्सिटी होती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा क्या होगा, विद इन अ हैबिटेट, विद इन अ हैबिटेट। बीटा क्या होता है, बिटवीन दी हैबिटेट, ठीक है, बिटवीन दी हैबिटेट, डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिटवीन दी हैबिटेट, दैट इज दी बी स्टैंड फॉर बीटा, बी स्टैंड फॉर बिटवीन दी हैबिटेट। गामा डाइवर्सिटी क्या होगा, रीजनल लेवल पे होगा, रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बीटा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी विद इन अ हैबिटेट, बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन अ हैबिटेट, गामा डाइवर्सिटी इज रीजनल हैबिटेट। क्लियर है। तो इन्होंने क्या बोला, बीटा डाइवर्सिटी इज रेफर टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिटवीन द हैबिटेट, येस दिस इज करेक्ट। बट अब इन्होंने पूछा कि इनकरेक्ट बताना, तो इनकरेक्ट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट, बिकॉज की स्टोन स्पीशीज इज द वन ऑक्यूपाई सिमिलर नेशन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन। नो, की स्टोन स्पीशीज क्या होती हैं, की स्टोन स्पीशीज आर द स्पीशीज with a disproportionately large effect on their ecosystem related to their abundance, ठीक है। अगर कीस्टोन स्पीशीज़ जो हैं वो एक्चुअल में इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट का रोल प्ले करती हैं, ठीक है, एक्चुअल में इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट का रोल जो है वो प्ले करती हैं, और ये क्या है आपका लार्ज इफेक्ट कॉज करेगी अगर इकोसिस्टम में ये एब्सेंट हो जाती हैं, ठीक है, जैसे स्टारफिश है, सी ऑटर है, दीज आर दी एग्जाम्पल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू द बायोलॉजिकल फिनोमिना, बायोलॉजिकल, एक सेकेंड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एलोपैथी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू द बायोलॉजिकल फिनोमिना वेयर सम नेबरिंग organism get adversely affect the release and some biochemical or secondary metabolites by an organism। तो मिमिक्री में क्या होता है आपका, मिमिक्री में क्या होता है, वन स्पीशीज इन्वॉल्व टू रिजेंबल अनदर टू प्रोटेक्शन और एडवांटेज। तो वन स्पीशीज इवॉल्व टू रिजेंबल, अलग दूसरी स्पीशी की तरह जो है वो अपना पेरेंट्स जो है वो दिखाना स्टार्ट कर दे, दैट इज़ मिमिक्री। इन्वेजन, जैसे मिमिक्री में आपने बात देखा होगा कि जो गिरगिट होता है वो रंग बदलता है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्वेजन की अगर हम बात करें, एंट्री, इन्वेजन क्या है, नॉन नेटिव स्पीशीज जब इकोसिस्टम में प्रेजेंट होंगी, दीज आर दी इन्वेजन, ठीक है। एंट्री एंड स्प्रेड ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज एंड इन इकोसिस्टम। फिर एंडेमिज्म, एंडेमिज्म क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर किसी एक रीजन में ही आपकी अवेलेबल होती है, जैसे बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज़ जो है हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती हैं। एलोपैथी की अगर हम बात करें तो एलोपैथी क्या है, द प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म रिलीज द बायोकेमिकल, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, बायोकेमिकल ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है किसी बायोकेमिकल्स को या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, दैट इनहैबिट और एडवर्सली अफेक्ट द नेबरिंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या करेगा आपका, इनहैबिटेट और एडवर्सली अफेक्ट करेगा आपके नेबरिंग ऑर्गेनिज्म को। समझ आया कि एलोपैथी में क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ बायोकेमिकल, एलोपैथी में क्या है, रिलीज ऑफ बायोकेमिकल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, रिलीज ऑफ सम बायोकेमिकल बाय एन ऑर्गेनिज्म, कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो कोई केमिकल जो है वो रिलीज कर रहा है, दैट जो केमिकल वो रिलीज़ कर रहा है दैट नेगेटिवली अफेक्ट द नेबरिंग ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है किसी नेबरिंग ऑर्गेनिज्म पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एलोपैथी इज़ दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा और ईजी सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जो है आपका कौन सा जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, द स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में, ये मैंने बहुत अच्छे से जो है आपको कवर करा रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चे ढंग से पढ़कर गए होंगे तो उनके लिए बहुत ही इजी पेपर होगा, क्योंकि कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, इसमें कितने सारे क्वेश्चंस हैं, देख पा रहे हो। तो जो PYQ सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखा था उसमें ये सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे गए हैं।
तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूडेशन होता है, न्यूडेशन के बाद क्या होगा, इन्वेजन, इन्वेजन के बाद एसेस, एग्रीगेशन, कंपटीशन और क्लाइमेक्स। ठीक है, न्यूडेशन, न्यूडेशन के बाद इन्वेजन, एसेस, एग्रीगेशन, कंपटीशन और क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स जो है आपकी सबसे लास्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, क्लाइमेक्स सबसे लास्ट फॉर्मेशन। अब 3 ऑप्शन में आपको क्लाइमेक्स दे रखा है, न्यूडेशन, इन्वेजन, पहले न्यूडेशन होगा फिर इन्वेजन होता है। ठीक है, ना कि एसेस। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, इन्वेजन इन्होंने इन बिटवीन दे दिया, न्यूडेशन इन्होंने इन बिटवीन दे दिया, इन्वेजन पहले दिखा दिया। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे करेक्ट हो गया। एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है, हंगूल। कराया था ये क्वेश्चन, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, बायोसेंसर, बायो फर्टिलाइजर और बायो रेमेडिएशन और जीएम क्रॉप्स। तो बायोसेंसर क्या है, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। बायोसेंसर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसड्यूसर। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं आपके, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, दैट इज़ दी एजोला। बायो रेमेडिएशन की बात करें तो ये क्या करते हैं आपके, बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन में क्या आएगा, कंपोजिटिंग। ठीक है, और जीएम क्रॉप्स क्या है, बीटा कॉटन। तो जीएम क्रॉप एस का 3, अब 3 ऑप्शन में दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, बायोसेंसर अगर आपको पता है तो इकोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं, पी का क्या होगा 4। ठीक है, अब 2 ऑप्शन में पी का 4 दे रखा है। तो बायो फर्टिलाइजर्स मैंने बताया, बायो फर्टिलाइजर दैट इज रिलेटेड टू, बायो फर्टिलाइजर दैट इज रिलेटेड टू अजोला। अजोला इज द बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द इफेक्टिव डोमेन ऑफ लिटरेसी। इफेक्टिव डोमेन ऑफ लिटरेसी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एनवायरमेंटल वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग अंडर द इफेक्टिव डोमेन ऑफ लिटरेसी दैट इज द एनवायरमेंटल वेल्स, एनवायरमेंटल वेल्स वैल्यूज। देन नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है ये, एस वेव, पी वेव और एटेन्यूएशन एंड डायरेक्टिविटी। तो एस वेव, एस वेव क्या करती है आपकी, एस वेव क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस एन अप एंड डाउन फॉर साइड टू साइड मोशन एंड राइट एंगल टू डायरेक्शन द वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेव प्रोपोगेशन, एस वेव प्रोपोगेशन हमें देखने को मिलेगा। अप एंड डाउन जो है, साइड टू साइड जो आपकी मूव करती हैं इस तरीके से, अप डाउन और साइड साइड। ठीक है, पी वेव की बात करेंगे तो पी वेव आपका क्या करेगा, पी वेव जो है इट इज़ द कंप्रेशनल वेव दैट ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो है वो मूव कर जाए, दैट इज़ द पी वेव। ठीक है, एटेन्यूएशन की बात होगी तो एटेन्यूएशन मीन्स वीकनिंग ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी सिस्मिक वेव। एटेन्यूएशन इज द वीकनिंग ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी सिस्मिक वेव विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। ठीक है, डायरेक्टिविटी की बात करेंगे तो डायरेक्टिविटी में क्या होगा आपका, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक शेकिंग एंड डायरेक्शन ऑफ फॉल्ट रप्चर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पे ये जो है मैंने कल आज मॉर्निंग में एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर। तो अब जिसका भी एग्ज़ाम है उनको बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर हमने बात की है। तो क्या होगा आपका, फर्स्ट डायनासोर अपेयर ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड, नो। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच शेल अपेयर ड्यूरिंग द कैम्बेरियन पीरियड। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच शेल अपेयर ड्यूरिंग द कैम्बेरियन पीरियड, यस दिस इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑप्शन, द प्री कैम्बेरियन पीरियड इज करेक्टराइज बाय ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो प्री कैम्बेरियन पीरियड में हमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो हमें देखने को मिला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनकरेक्टली मैच बताना हमें। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, द आइडिया ऑफ सुपर कंटिनेंट, यस दिस इज करेक्ट। मेंटल कन्वेक्शन की बात करें, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर एंड रेडियो एक्टिव डिके विद इन द मेंटल, हीट फ्रॉम अर्थ कोर
एंड रेडियो एक्टिव डिके विद इन द मेंटल हमें देखने को मिलता है. आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर इन रिस्पॉन्स टू changing burden on the surface. Horizontal movement of lithosphere in response to changing burden on the surface. This is incorrect. ठीक है. एंड हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ मेंटल प्लूम बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी. दिस इज करेक्ट. तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वो एल्फ्रेड वेगनार ने जो है वो प्रपोज की थी. प्रपोज द आइडिया ऑफ सुपर कंटिनेंट पेंजिया ब्रेकिंग पार्ट. ठीक है. तो सुपर कंटिनेंट्स का जो है सुपर कंटिनेंट पेंजिया जो है वो दे आर ब्रेकिंग अपार्ट. तो ये किसने दिया था ये थ्योरी? एल्फ्रेड वेगनार ने जो है ये थ्योरी दिया था, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. देन मेंटल कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं तो मेंटल कन्वेक्शन इज ड्रिवन बाय हीट. मेंटल कन्वेक्शन किसकी वजह से होती है? कन्वेक्शन मैंने बताया था मॉर्निंग में जो लेक्चर अपलोड हुआ है उसमें मैंने बताया कि कन्वेक्शन जो है वो कैसे, कन्वेक्शन क्या होता है, फ्लूइड में हमें देखने को मिलता है. ठीक है. फ्लूइड में हमें देखने को मिलता है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर. तो कन्वेक्शन, द मेंटल कन्वेक्शन इज ड्रिवन बाय हीट, दैट इज ड्रिवन बाय हीट फ्रॉम दी कोर प्लस रेडियोजेनिक हीट. कोर से और रेडियोजेनिक हीट से जो है वो मेंटल में आपकी कन्वेक्शन हीट जो है वो डिराइव होती है. क्लियर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है कि आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट इज रेफर टू वर्टिकल मूवमेंट, दैट इज रेफर टू ऑलवेज वर्टिकल मूवमेंट, नॉट दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. ऑप्शन में क्या दे रखा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे रखा है. तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर टू रीच द इक्विलिब्रियम व्हेन वेट चेंजेस. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज लिंक टू द प्लेट टेक्टोनिक, नॉट आइसोटेसी. आइसोटेसी से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. दैट इज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक. ये मैं आपको करवाती हूँ, ये वाला पोर्शन है ना कवर. तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना. जिन्होंने अच्छे से कोर में पढ़ रखा होगा तो उनके लिए इजी होगा, लेकिन ये काफ़ी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है इस क्वेश्चन का. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन क्या कह रहा है? हॉटस्पॉट सरफेस expression of mental plume by volcanic activity. Hotspot like Hawaii are surface expression of mental plume. जो हवाई हॉटस्पॉट है वो क्या है आपका? सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ मेंटल प्लूम जो है वो होता है. क्लियर है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है? इनकरेक्ट बताने के लिए. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाना वुडलैंड्स ये द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट. सवाना वुडलैंड जो है वो कौन सा? ये क्वेश्चन ये मैंने करवा रखा था जब मैंने बायोम्स पढ़ाए थे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो सवाना वेटलैंड्स इज दी वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज हाईएस्ट एल्बिडो. हाईएस्ट एल्बिडो किसका होता है? स्नो एंड आइस का. ठीक है. तो हमेशा याद रखना फॉरेस्ट का एल्बिडो कितना होता है? 10 to 20%. ठीक है. ब्लैक पेवमेंट का 5 to 10%, वाटर का 5 to 15% और स्नो का 60 to 95%. 60 to 95%. एल्बिडो बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड. जो एनर्जी सरफेस पे आई और जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, दैट इज एल्बिडो. ठीक है. एल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड. हायर एल्बिडो मतलब मोर इफेक्टिव. जितना ज़्यादा एल्बिडो होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? वो इफेक्टिव होगा. तो स्नो और आइस जो है उसका क्या होता है? मैक्सिमम एल्बिडो होता है 60 to 95%. क्लियर है. 60 to 95%. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड. एल नीनो इज रेफर टू द इन्वर्जन ऑफ कोल्ड सरफेस वाटर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक. तो सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक में इन्वेजन ऑफ कोल्ड सरफेस वाटर ड्यूरिंग द ला नीनो ट्रेड. यहाँ पे कोल्ड सरफेस की जगह क्या होगा? वार्मर द सरफेस ऑफ सेंट्रल एंड पैसिफिक ओशन ना. तो इनकरेक्ट हो गया. ला नीनो ट्रेड विंड इज बिकम स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल. ट्रेड विंड जो है ला नीनो में स्ट्रॉन्गर हो जाती है और कोल्डर कंडीशन जो है वो ईस्टर्न और पैसिफिक ओशन में जो हमें देखने को मिलता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर. ला नीनो कंट्रीब्यूट मोर पैसिफिक ह्यूरिकेन. एल नीनो कॉजेज द फ्रीक्वेंट अटलांटिक. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रीडोमिनेटली फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कॉरियोलिस फोर्स.
प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरोलिस फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लैंड एंड सी ब्रिज। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है? दैट इज ड्रिवन एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो आपका हाई टू लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, इट इज़ द ड्राइव एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। कोरोलिस फोर्स की अगर हम बात करें, कोरोलिस फोर्स क्या होता है? दैट डिफ्लेक्ट मूविंग एयर ड्यू टू अर्थ रोटेशन। जब अर्थ रोटेट करेगा तो ये क्या कर देता है? मूविंग एयर को डिफ्लेक्ट कर देता है, मूविंग एयर को डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डिफ्लेक्शन जो है राइट साइड कब होगा और लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन कब होगा अर्थ में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में जो है आपका कैसा डिफ्लेक्शन जो है वो ड्यू टू कोरोलिस फोर्स हमें देखने को मिलता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, इट बैलेंस द बिटवीन पीजीएफ एंड कोरोलिस फोर्स गिव द जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है हमें ये प्रोड्यूस करता है। द बैलेंस बिटवीन पीजीएफ एंड कोरोलिस फोर्स गिव दी जियोस्ट्रॉफिक विंड एंड मैनी लार्ज सर्कुलेशन फीचर। ठीक है, पीजीएफ प्लस कोरोलिस फोर्स इज इक्वल्स टू जियोस्ट्रॉफिक विंड, दैट इज जियोस्ट्रॉफिक विंड। साइक्लोन ऑप्शंस अगर हम देखें, ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है? साइक्लोन्स। ठीक है, साइक्लोन दीज आर द रिजल्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स प्लस कोरोलिस फोर्स। तो लो प्रेशर और अर्थ रोटेशन हमें देखने को मिलेगा, तब क्या होगा? आपका साइक्लोन्स बनेंगे। जब लो प्रेशर होगा और अर्थ रोटेट करेगी तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स प्लस कोरोलिस फोर्स जब होगा आपका, जब लो प्रेशर होगा और अर्थ रोटेट करेगा तो आपके साइक्लोन्स आएंगे। ट्रेड विंड्स की अगर हम बात करें, दीज आर रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स प्लस कोरोलिस फोर्स विद इन दी हार्डले सेल। जब हार्डले सेल में जब आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरोलिस फोर्स लगेगा तो आपकी क्या होंगी? ट्रेड विंड जो है वो जनरेट करेंगी। कहाँ पर? हार्डले सेल सर्कुलेशन में। हार्डले सेल सर्कुलेशन में आपकी ट्रेड विंड्स जब देखने को मिलेंगी, जब पीजीएफ प्लस कोरोलिस फोर्स जब होगा। ठीक है, साइक्लोन जब लो प्रेशर होगा और कोरोलिस फोर्स जब अर्थ रोटेट करेगी। और यहाँ पर क्या पूछा है? देयर डज नॉट अराइज प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द लैंड और सी ब्रिजेस जो हैं वो कोरोलिस फोर्सेस की वजह से जो है आपके फॉर्म नहीं होते हैं। दीज आर प्राइमरी ड्यू टू लोकल टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो ये किसकी वजह से कॉज होती है? लोकल टेम्परेचर प्रेशर की वजह से जो है आपका लैंड एंड सी ब्रिजेस जो है आपके कॉज होते हैं। ठीक है, कोरोलिस फोर्स जो है आपका वो माइनर सा रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, तो जो नॉर्मल हीटिंग की वजह से जो है सरफेस हीटिंग की वजह से आपके लैंड एंड सी ब्रिजेस जो है वो फॉर्म होते हैं। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टाइम इंटरवल फंडामेंटल यूनिट इन जियो मैग्नेटिक पोलैरिटी स्केल। जीपीटीएस जो है वो जियो पोलैरिटी मैग्नेटिक स्केल दैट इज रिलेटेड टू शेरॉन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन फंडामेंटल यूनिट जियो पोलैरिटी टाइम स्केल इज शेरॉन। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज एसोसिएटेड विद द कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी। जब आपको कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी होता है, मतलब कि कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक। जब सॉल्युबल रॉक का डिसोल्यूशन होता है, जैसे कि लाइमस्टोन, ठीक है, डोलोमाइट, जब इनका डिसोल्यूशन होता है, या फिर जिप्सम, तो क्या फॉर्म करता है? ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है जैसे कि सिंक होल्स बनते हैं, ठीक है, केव्स बनते हैं और डिसअपेयरिंग स्ट्रीम्स बनते हैं, लाइमस्टोन पेवमेंट्स बन जाते हैं, या फिर आपके लोअर कास्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लोअर कास्ट या कैरन जो है आपके फॉर्म हो जाते हैं। तो सिंक होल, केव्स, कैरन या फिर लाइमस्टोन पेवमेंट जो है वो कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी की वजह से आपके फॉर्म होते हैं। एंड कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी किस लिए हो रही है? आपकी डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक जो है उसकी वजह से, आपका केमिकल डिसोल्यूशन जो है वो उसकी वजह से ये कॉज हो रही है। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्टली। स्ट्राइप स्लिप फॉल्ट, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपसे जियोमॉर्फोलॉजी से पूछे गए हैं यहाँ पर। तो स्ट्राइप स्लिप
फोल्ड, तो स्ट्राइप स्लिप फोल्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, जब हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड होगा दैट इज द स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। डीप स्लिप फोल्ड, डीप स्लिप फोल्ड कब होगा? डिस्प्लेस वर्टिकली, जब वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज द डीप स्लिप फोल्ड। एंटीक्लाइंस जो है वो एंटीक्लाइंस दैट इज रिलेटेड टू आर्क शेप फोल्ड, आर्क शेप फोल्ड, और सिनक्लाइंस दैट इज रिलेटेड टू बाउल शेप फोल्ड। क्लियर है? बाउल शेप फोल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल? लार्ज पाइल ऑफ लूज एंगुलर रॉक इज कॉल्ड द टैलस स्लॉप। Yes, this is correct. Major process of chemical weathering include the dissolution, hydrolysis and chemical expansion and contraction. Yes, this is also correct. The process of weathering by exfoliation is never associated with granite. Quartz is often prone to mechanical weathering. No. Correct answer क्या है? Option number A is the correct answer. Next question देख लेते हैं. Which of the following is referred to the rate at which the incoming solar energy arrive at the per unit area, the top of the atmosphere? ठीक है, दैट इज दी सोलर कॉन्स्टेंट. इट इज़ दी रेट एट विच इनकमिंग सोलर रेडिएशन अराइव एट दी पर यूनिट एरिया एट टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर. टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर में पर यूनिट एरिया पे जो आपकी अराइविंग सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन अराइव हो रही है दैट इज दी सोलर कॉन्स्टेंट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली कॉन्ट्रैक्टेड इन ऑयल शेल सेडिमेंट्री रॉक? ऑयल शेल सेडिमेंट्री रॉक में जो है आपका क्या फॉर्म होता है आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज केरोजिन क्या होती हैं? केरोजिन आर द रॉक ऑयल जनरेशन. ठीक है, जो रॉक ऑयल जनरेट करती हैं उनको क्या बोलते हैं? कैरोजिन. ठीक है, दीज आर दी कैरोजिन. तो ऑयल शेल कंटेन कैरोजिन. ऑयल शेल जो होती हैं, शेल जो है वो क्या कंटेन करती हैं? कैरोजिन को कंटेन करती हैं. दिस इज द सोर्स मटेरियल फॉर बिटुमिन एंड शेल ऑयल. दिस इज द सोर्स मटेरियल ऑफ बिटुमिन एंड शेल ऑयल. तो ऑयल शेल दैट कंटेन केरोजिन. ऑन प्रोसेसिंग अगर हम बात करें तो बाइटुमिन, शेल और ऑयल. क्लियर है? देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम द कंप्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल? कंप्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल व्हेन द वाटर वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड फॉर्म दैट इज द हायर हीट वैल्यू. ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है. दैट इज द हायर हीट वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रॉपिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर इन सोलर फोटोवोल्टिक? ड्रॉपिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर इज द बोरोन डॉपिंग. बोरोन डॉपिंग इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू द फ्रिक्शन फ्री फ्लो पावर ऑफ रोटर? फ्री फ्लो पावर ऑफ रोटर ऑफ विंड मिल कैन एक्सट्रैक्ट द पावर कोफिशिएंट. दैट एक्सटेंड द power coefficient. Which of the following is referred to the friction of free flow wind power rotor of windmill can extract the power coefficient? क्या extract करता है? power coefficient को. next क्या कह रहा है? which of the following does not belong to the category of geothermal energy? geothermal है तो कीमोथर्मल जो है वो आपका बिलोंग नहीं करता. हाइड्रो भी होता है, जियो प्रेशर है, पेट्रो थर्मो भी होता है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज प्राइमरी यूज इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन? तो यूरेनियम 235 जो है आपका कहाँ यूज़ किया जाता है? आपके आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज प्राइमरी यूज इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में इसको यूज़ किया जाता है. क्लियर है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम द थर्मोकेमिकल गैसिफिकेशन ऑफ लिग्नोसेलुलोज बायोमास, वुड एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रेजिड्यूज? तो वो क्या होगा आपका? सिन गैस. ठीक है, thermochemical gasification of lignocellulose biomass and agriculture forest residues, that is the syngas. Which of the following is threshold hearing of human ear? Threshold hearing of human ear is the 20 micropascal. 20 micropascals is the threshold hearing of human ear. 20 micropascal. Which of the following is not a key principle and muffler is used to reduce the noise generated in exhaust during the engine on automobile? That is the frictional resistance. ठीक है, not a key principle of muffler silencer used in reduce the noise generated in exhaust the system of an engine in an automobile, that is the frictional resistance. Which of the following is dense non aqueous phase liquid that
contaminates by sinking deep into groundwater and is often difficult to remove. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है आपका बहुत जो है डिफ़िकल्ट होता है इसको रिमूव करना. तो डेंस नॉन aqueous phase liquid that contaminate by sinking deep into the groundwater and often difficult to remove, that is carbon tetrachloride. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द सॉइल हॉरिजोन इज कॉल्ड द जोन ऑफ इल्यूवेशन. तो जोन ऑफ इल्यूवेशन क्या होता है आपका, कौन सा जोन होएगा आपका, जोन ऑफ इल्यूवेशन. ए हॉरिजोन को जो है हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इल्यूवेशन. अगर यहाँ पे ऑप्शन में ई दिया होता, जोन ई, तो आपका क्या होता, वो जोन ऑफ इल्यूवेशन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होता. क्लियर है, ये आपका HPSC में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली. कॉपर की वजह से क्या, कॉपर क्या कॉज करता है, कॉपर कहाँ से रिलीज आउट हो रहा है आपका, कॉपर फ्रॉम दी बोरोडॉक स्प्रे. ठीक है, बोरोडॉक स्प्रे. एल्यूमिनियम कहाँ से आएगा, एल्यूमिनियम कहाँ से आएगा आपका, बॉक्साइड माइनिंग से. आर्सेनिक कहाँ से आएगा आपका, आर्सेनिक कहाँ से आएगा, कोल कंबंशन से. और क्रोमियम जो है आपका लेदर टैनिंग से जो है आपका रिलीज होता है. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है, कॉपर कहाँ से आ रहा है, बोरोडॉक स्प्रे से. एल्यूमिनियम कहाँ से, बॉक्साइड माइनिंग. आर्सेनिक इज फ्रॉम द कोल कंबंशन एंड क्रोमियम फ्रॉम द लेदर टैनिंग से आपका रिलीज हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68. Which of the following technique is not used to measure the total coliform in water sample. तो नेफ्रोमेट्री is not used in measure the total coliform in water sample. ठीक है, टोटल कॉलीफॉर्म इन, तो मैक्सिमम MPN भी यूज़ करते हैं, मैम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का भी यूज़ करते हैं, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन भी हम जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन नेफ्लोमेट्री जो है वो यूज़ नहीं करते हैं. कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेफ्लोमेट्री किसके लिए यूज़ किया जाता है. Which of the following is radioactive isotope associated with chemistry of organism. Chemistry of organism, इनमें से कौन सा रेडियो आइसोटॉप जो है एसोसिएटेड है आपका केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म से, दैट इज द स्ट्रोंशियम 90. स्ट्रोंशियम 90 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो जियोकेमिकल प्रोसेस दैट इज यूज इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन सस्पेंडेड फ्लो, दैट इज द एक्टिवेटेड स्लज. क्या यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस. तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक सेकेंड. ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी सस्पेंडेड ग्रोथ की बात होगी, सस्पेंडेड ग्रोथ की बात होगी तो एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज. और अगर हम अटैच ग्रोथ की बात करेंगे, अटैच ग्रोथ की जब बात होगी, ठीक है, अटैच ग्रोथ की बात होगी तो माइक्रोब स्टिक्स होंगे, तो जिसमें होएगा आपका RBC. अटैच ग्रोथ की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल एरिएटेड फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर और RBC जो है आपका वो कनेक्ट होगा. तो अटैच ग्रोथ की बात होगी तो ये ऑप्शंस होंगे सेकेंडरी में, और अगर सस्पेंडेड ग्रोथ की बात होगी तो एक्टिवेटेड स्लज इज ऑलवेज करेक्ट. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following disease is caused by bacterial pathogen? Hepatitis, cholera, poliomyelitis and amoebic dysentery. Amoebic dysentery. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, Which of the following disease is caused by bacterial pathogen. बैक्टीरियल पैथोजन से क्या होता है आपका, कॉलेरा हमें देखने को मिलता है. ठीक है, जब पानी कंटामिनेटेड होगा तो कॉलेरा जो है हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन क्राइटेरिया नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में जो है कंसिडर किया जाता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगा आपका, नाइट नॉक्स भी आएगा, पर्टिकुलेट मेटल्स भी आएंगे, लेड भी आएगा, सल्फर भी आएगा, ओजोन भी आएगा. ऑल दी अबव आर दी करेक्ट आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू कौन सा इनमें से, द कैटालिटिक कन्वर्टर कैन कंट्रोल द एमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन and nitrogen. Catalytic converter can control the emission of hydrocarbon and nitrogen. No, this is not correct. This is carbon monoxide. ठीक है. Methyl tertiary butyl MTB is used to enhance the octane rating of gasoline. Yes, this is correct. तो correct ही पूछा इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग assertion दे रखा है, मार्केट often fail to allocate environmental resource efficiently. Reason that these are the non-existence and under defined property right to environmental
रिसोर्सेज। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसका, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कि मार्केट ऑफन फेल टू एलोकेट, ठीक है, येस दिस इज करेक्ट। रीजन दे आर नॉन एग्जिस्टेंस एंड अनडिफाइंड प्रॉपर्टी राइट टू इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स से जो कनेक्टेड नहीं है दैट इज द रिवेलरी, ठीक है, रिवेलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिलेटेड टू कोज थ्योरम ऑफ पब्लिक गुड एंड environmental economics, that is the advancement in production process, that is the एक सेकेंड, कोज थ्योरम ऑफ पब्लिक गुड एंड एनवायरमेंटल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is an example of positive externality and environmental economics? That is the advancement in production process. Advancement in production process is the correct answer. Which of the following is in equivalent to an carbon credit? Carbon credit से equivalent क्या होगा आपका, 1 ton of carbon dioxide reduction and removal, ठीक है, ये बताया हुआ है मैंने, ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका यूजीसी नेट में काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। Which of the following is equivalent of into 1 carbon credit? 1 carbon credit is equals to 1 ton of carbon dioxide reduction or removal. Then sustainable development goals दे रखे हैं आपको, उनके टारगेट्स पूछ रखे हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 दैट इज रिलेटेड टू जीरो हंगर, क्योंकि 1 क्या है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। 7 क्या होगा, 7 क्या है आपका, 7 दैट इज रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी। 13 क्या है, 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है 2025 में जो है हमारा इंडिया का कितना रैंक रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो में मैंने कवर करा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया का इंडेक्स में इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक जो है वो कितना रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस इन वेपराइजेशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग द कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, CCUS, ठीक है, दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम दैट इज नॉट प्रोड्यूस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन यूरिया, ग्रीन अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होती है, लेकिन नेचुरल गैस जो है वो नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी एक्सेस टू सर्टिफाइड द इको मार्क। इको मार्क जो है वो कौन हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशूज कंसर्न एंड प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट इज रिलेटेड टू EIA, ठीक है। EIA में आपका रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट environmental issue and concern along with the regulatory requirement of project during the EIA कौन प्रोवाइड करता है, वो स्कोपिंग में, ठीक है, कब होता है ये, स्कोपिंग में। वी आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड अनइम्पॉर्टेंस जो हम उसमें चेकआउट करते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस जब हम देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के अकॉर्डिंग जो है वो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट को जो है वो किस में रखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायर टू मैंडेटरी इन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो किसके लिए मैंडेटरी क्लियरेंस, बट डू नॉट अंडरगो स्क्रीनिंग प्रोसेस, स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए नहीं जाता है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो मैंडेटरी होता है लेकिन स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए नहीं जाएगा, दैट इज इन द कैटेगरी ए प्रोजेक्ट, ठीक है, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी आपका यूजीसी नेट में पूछा गया ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइफ साइकिल असेसमेंट मेथड इज सूटेबल टू प्रोडक्ट एंड ऑल इम्प्रूवमेंट आउटपुट इन लाइफ साइकिल, दैट इज द गेट टू गेट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सीरीज एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। EMS को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या था आपका, ISO 14001, 14001,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द इंडियन सिटीजन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन इंडियन फंडामेंटल ड्यूटी. फंडामेंटल ड्यूटी में आएगा आपका आर्टिकल 51A. ठीक है, आर्टिकल 51A. अकॉर्डिंग टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इन द डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट. डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट में आपका क्या आएगा? डाइपर्स आर दी डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट. COP26 इन हेल्ड इन पेरिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इन COP26 जो पेरिस में हुई है आपकी, दैट इज इंडिकेटेड द टारगेट ऑफ टाइमलाइन अचीविंग अ नेट जीरो एमिशन गोल बाय 2070. ये मैंने शॉर्ट वीडियोज़ में मल्टीपल टाइम इसके ऊपर मैंने बात की है कि हमारा जो टारगेट है नेट 2070 का नेट ज़ीरो टारगेट जो है हम कैसे अचीव करेंगे. कब बात की गई थी? COP26 हेल्ड इन पेरिस, जब पेरिस में ये बात हुई थी. ठीक है, देन नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच इन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस समिट एंड इन द ईयर ऑफ अक्रेंस. स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस कब हुआ था आपका? 1972 में. रायो अर्थ समिट कब हुआ? 1992 में. ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन डेवलपमेंट इन जोहान्सबर्ग में क्या हुआ? 2002 में हुआ. कोपेनहेगन समिट कब हुआ? 2009 में हुआ. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? कितना इजी क्वेश्चन जो आपसे पूछ रखा है. ये मैंने क्लाइमेट चेंज जब कराया था तो मैंने ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराया था. ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग. मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग इज 50 माइक्रॉन्स. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर द एमिशन रिडक्शन अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है वो जिसको कंसिडर नहीं किया जाता, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड. नाइट्रस भी रहेगा, मीथेन भी रहेगा और सल्फर SF6 भी जो है आपका है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? स्कॉलर दैट डिलीवर द प्रिजर्वेशन थ्योरी एंड लैंड एथिक्स, दैट इज द एल्डो लैपर्ड. एल्डो लैपर्ड ने जो है आपका प्रिजर्वेशन थ्योरी दिया था लैंड एथिक्स में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? डीप इकोलॉजी डीप इकोलॉजी. ठीक है, डीप इकोलॉजी की बात हो रही है तो दैट इज रिलेटेड टू ऑल स्पीशीज आर अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम. ऑल स्पीशीज आर द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम, दैट इज डीप इकोलॉजी. ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो है दैट इज दी ह्यूमन आर सुपीरियर टू ऑल लाइफ फॉर्म. ह्यूमन जो है वो हर सुपीरियर होता है हर लाइफ फॉर्म में. बायोसेंट्रिज्म क्या कहता है? बायोसेंट्रिज्म कहता है कि द लाइफ वैल्यू ऑफ नॉन ह्यूमन वर्ल्ड इज नॉट डिटरमाइंड बाय कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन वर्ल्ड. ठीक है, लाइफ वैल्यू ऑफ नॉन ह्यूमन वर्ल्ड इज नॉट डिटरमाइंड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड. इकोसेंट्रिज्म क्या कह रहा है? ऑल लाइफ फॉर्म इन इकोसिस्टम इन अर्थ हैव देयर ऑन इंट्रेंसिक वैल्यू. सबकी क्या है? अलग अपनी अपनी इंट्रेंसिक वैल्यूज हैं. तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN. IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है IUCN का हेडक्वार्टर? कितना इजी क्वेश्चन है. तो स्विट्जरलैंड जो है जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड टू द प्राइवेट कंपनी रोल इन सेल्फ रेगुलेशन एंड वॉलंटरी इंगेजमेंट ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल एक्शन. दैट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है? प्राइवेट कंपनीज का जो है वो उनका रोल प्ले करता है सेल्फ रेगुलेशन के, दैट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ इन्वायरमेंटल कुज़नेट कर्व. इन्वायरमेंटल कुज़नेट कर्व is not a phase of environmental Kuznets curve, that is the continuous retardation of environmental quality with the increase in per capita income. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिलीज ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओ आइसोथायोसाइनाइड नहीं, आइसोसाइनेट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर टी इज द करेक्ट आंसर. मिथाइल आइसोसाइनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिजास्टर इज अकर्ड इन द ईयर 1986. 1986 में कौन सा डिजास्टर हुआ था? चेर्नोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर. ये भी जो है मैंने आपका कवर कराया हुआ है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द इन्वायरमेंटल मूवमेंट टुक प्लेस इन 1983 टू कैलस फॉरेस्ट एंड वेस्टर्न घाट कर्नाटका। वेस्टर्न घाट कर्नाटका में कौन सा जो है आपका मूवमेंट हमें देखने को मिला था, कौन सा मूवमेंट हमें, मूवमेंट के ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ था। तो एपिको मूवमेंट जो हमारे को वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में देखने को मिला था, दैट इज सिमिलर टू चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब आया आपका? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में आया। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में। और इंडियन राइनो विजन जो है वो कब आया? 2020 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आज जो है हमने ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो कवर कर लिया है। और जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं कि प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।